नमस्कार। आचार्य श्री माँ प्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सोरेन आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA थर्ड ईयर की क्लास का अध्ययन की क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें जो इससे पहली वाली क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक बाबर, उसकी सेकंड क्लास है। यानी BA थर्ड ईयर में क्लास सेकंड जो इससे पहले क्लास हुई थी बाबर के बारे में, वही आज हम दूसरी बार उसकी क्लास से ही उसका ही रिलेटेड दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। बाबर में चूँकि मैंने पहले बताया था इससे अगली वाली क्लास में कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ, उसकी क्या परिस्थितियाँ रही, उसने कहाँ कहाँ पर अधिकार किए, कहाँ कहाँ उन्होंने शासन स्थापित किया, साथ ही उसने अपनी जो आत्मकथा है तुजुक-ए-बाबरी में भारतीय राजाओं के बारे में उसने लिखा। उसमें उसने कहा था कि 5 मुस्लिम राजा और 2 काफिर राजा भारत में शासन कर रहे थे। यूँ तो पहाड़ियों और तलहटियों में अनेक छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे, उनका अध्ययन किया। और जब लास्ट में समरकंद भी बाबर के हाथ से निकल जाता है तो वह मात्र परगना का शासक ही रह जाता है और वह उससे संतुष्ट नहीं था। अतः वह भारत में अपने साम्राज्य विस्तार करने की बात सोच रहा था। इसी को हम अब आगे लेते हैं। तो अपना जो आज का जो टॉपिक है, भारत में बाबर के अभियान के कारण, बाबर के भारतीय अभियान के कारण, बाबर के भारतीय अभियान के कारण, यानी बाबर ने भारत पर आक्रमण करने की योजना क्यों बनाई, उसके क्या कारण थे। देखिएगा, बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह मात्र परगना का शासक बने रहने से संतुष्ट नहीं था। कल भी मैंने आपको बताया था बाबर कहाँ का शासक था, परगना, जो वर्तमान में कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। क्लियर, संतुष्ट नहीं था। अतः उसने 3 बार समरकंद पर अधिकार किया, किंतु दुर्भाग्य से तीनों बार समरकंद हाथ से निकल गया। तत्पश्चात उसने समरकंद पर अधिकार करने के अपने इरादे को त्याग दिया। यानी अब वह समरकंद पर आक्रमण करेगा ऐसा उसने विचार करना ही छोड़ दिया। समरकंद में असफल हो जाने के पश्चात उसका ध्यान भारत की ओर केंद्रित हुआ। यानी समरकंद से ध्यान हटाया और भारत की ओर ध्यान उसने लगाना शुरू किया। विशाल साम्राज्य स्थापित करने की महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे भारत ही उचित लगा। यानी वह एक बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी हो, ऐसी उसकी महत्वाकांक्षा थी। इसके लिए उसने भारत को चुना। बाबर तैमूर का वंशज था, अतः वह स्वयं को पंजाब का अधिकारी समझता था। यानी तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो वह स्वयं भी उसका वंशज था और पंजाब पर अपनी दावेदारी रखता था। क्योंकि जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया तो पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। यानी उसके पूर्वजों ने पंजाब पर आक्रमण किया था और वहाँ पर उसने अधिकार किया था। इसलिए बाबर भी उस पर अधिकार करने या उस पर अधिकार जो मानता था कि हमारे पूर्वज यहाँ के शासक थे। भारत के विशाल भूभाग को जीतकर बाबर अपने पूर्वजों के समान ख्याति प्राप्त करना चाहता था। यानी भारत पर आक्रमण क्यों करना चाहता था? क्योंकि उसके पूर्वज भी भारत पर अधिकार कर कर ख्याति प्राप्त हो गए। तो उसने भी सोचा कि मैं भी अपने पूर्वजों की भांति विशाल साम्राज्य की स्थापना करूंगा और ख्याति प्राप्त करूंगा, यानी प्रसिद्धि पाने के लिए। भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश था। दूसरी बात, पहला तो ख्याति, दूसरी भारतीय आर्थिक रूप से संपन्न देश था। भारत की अपार धन संपदा के विषय में बाबर को जानकारी थी और यह बात बाबर को पता थी। भारतीय जन संपदा ने भी बाबर को भारतीय अभियान के लिए प्रेरित किया। यानी भारत में जो आर्थिक
स्थिति थी वो मजबूत थी, उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि बाबर दर दर भटकता रहा तो उसने देखा धन का क्या महत्व है, तो भारत एक धनाढ्य देश था, तो वहाँ पर आक्रमण करने की बात बाबर ने सोची थी। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त तात्कालिक भारत की राजनीति की स्थिति भी सोचनी थी। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारत में अनेक राज्य विद्यमान थे, छोटे छोटे राज्य विद्यमान थे जो आपस में लड़ कर अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे थे। सोचनी थी, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था जिनमें अत्यधिक पारस्परिक द्वेष था। भारत में दो ही प्रमुख शक्तियाँ थी, दिल्ली में लोधी वंश, मेवाड़ में राणा सांगा। यानी उस समय भारत की जो दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी, एक तो दिल्ली की लोधी वंश की थी, इब्राहिम लोधी की थी, तो वहीं दूसरी ओर मेवाड़ में राणा सांगा, और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। क्लियर? यानी भारतीय राजनीतिक दशा की स्थिति भी बहुत शोचनीय थी, किंतु उनमें भी पारस्परिक संबंध खराब थे। संयुक्त रूप से दोनों किसी बाह्य शक्ति का सामना करने में असंभव थे। यानी वह संयुक्त होकर किसी बाह्य शक्ति का सामना नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दोनों में पारस्परिक द्वेष था। 1517 में खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को राणा सांगा ने भी परास्त किया था, अतः दोनों में प्रतिद्वंदिता चली आ रही थी। तो वह दोनों किसी बाह्य आक्रमणता के सामने दोनों साथ होकर युद्ध नहीं करना चाहते थे। अतः बाबर भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे कोई परेशानी नहीं रही। बाबर का यह कार्य उस समय का सरल हो गया जब पारस्परिक द्वेष के कारण अफगान अमीर तथा इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इससे और बात स्पष्ट हो गई बाबर के सामने कि अफगानों ने ही उसे इनवाइट किया कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, तो बाबर को इससे अच्छी बात क्या मिलेगी? क्योंकि भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, कोई साथ मिलकर युद्ध नहीं करना चाह रहा था, और यहाँ के लोग ही उसे इनवाइट कर रहे थे कि आप यहाँ और यहाँ शासन करो। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है जो बाबर के साथ हुई, और बाबर ने इस बात का फ़ायदा उठाया। इस प्रकार बाबर को दोहरा फायदा हुआ, जहाँ एक और इस तथ्य की पुष्टि हो गई कि भारतीयों में पारस्परिक फूट है, वहीं उससे सहायता करने वाले दूसरे व्यक्ति भी मिल जाए। यानी एक तो भारतीयों में आपसी फूट है, और दूसरे भारत में सहयोग करने वाले भी उसे मिल रहे हैं। तो यानी इनवाइट कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपका सहयोग करेंगे और आप यहाँ के शासक बनिए। इन उपयुक्त कारणों से बाबर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। क्लियर? नेक्स्ट, बाबर का भारतीय अभियान। बाबर का भारतीय अभियान। नेक्स्ट, पहला हो गया बाबर ने भारत पर अभियान किया, इसके कारण आप लोगों को मैंने बता दिए। क्लियर? दूसरा, बाबर का भारतीय अभियान, यानी अब बाबर को इनवाइट किया जा रहा है कि आप भारत पर आक्रमण करो, तो बाबर ने भारत पर कहाँ कहाँ आक्रमण किए, शुरुआत में उनका अध्ययन करेंगे। यानी शुरुआती आक्रमण इसमें देखेंगे बाबर का भारतीय अभियान, जिनमें शुरुआती अभियान कहाँ कहाँ थे ये देखेंगे एक एक करके आपके सामने। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले पर्याप्त तैयारी की। उसने समरकंद के उज्बेकों से तुलगुमा पद्धति, मंगोलों से व्यूहरचना, ईरानियों से बारूदों का प्रयोग, वह सजातीय तुर्कों से अश्व सेना का संचालन करना सीखा। यानी वह सेना के पूर्ण संचालन की जो चीज़ें थी, बारीकियाँ थी, उनको सीख चुका था। इस प्रकार उसने अपनी सेना को संगठित, युद्ध कला को उन्नत कर लिया। पश्चात उसने भारत पर पहला अभियान किया, यानी वह पूरी तैयारी के साथ भारत में आक्रमण करने के लिए आया था। और पहला आक्रमण बाबर ने कहाँ किया? सुनिए, बाबर ने अपना पहला आक्रमण 1519 में बाजोर के दुर्ग पर किया। बाजोर, पहला आक्रमण कहाँ किया? बाजोर पर 1519। भारतीयों ने अत्यंत वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, किंतु बारूदों के प्रयोग के कारण भारतीय मुगलों के समक्ष अधिक समय तक न टिक सके। यानी भारतीय जहाँ तीर भाले अस्त्र शस्त्र से लड़ रहे थे, वहीं मुगल बारूदों के प्रयोग से लड़ रहे थे।
सामने सेना थी, किंतु मुगलों के सामने नहीं टिक सके क्योंकि वह बारूदों का प्रयोग कर रहे थे, जो भारतीयों के लिए एक विशेष बात कर रहे थे। 7 जनवरी 1519 को बाबर ने बाजोर पर अधिकार कर लिया। वह हजारों निवासियों की हत्या करवा दी। तत्पश्चात उसने झेलम के तट पर स्थित बीरा के निवासियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। कुछ समय बीरा में रुकने के बाद बाबर काबुल लौट गया तथा बीरा में हिंदू बेग को नियुक्त किया। बीरा से सिंध तक का क्षेत्र महमूद अली जंग व खुशाब लंगर खान को सौंपा। बाबर लौटते ही बीरा के निवासियों ने हिंदू बेग को बीरा से निष्कासित कर दिया, यानी बीरा पर अधिकार कर लिया था, हिंदू बेग को नियुक्त किया था। वैसे ही बाबर वापस लौटा तो वहाँ के बीरा के निवासियों ने हिंदू बेग को वापस हटा दिया। द्वितीय आक्रमण, पहला 1519, दूसरा आक्रमण भी 1519। हिंदू बेग बीरा से भागकर बाबर के पास काबुल पहुंचा। अतः बाबर ने पुनः भारत की ओर प्रस्थान किया। पेशावर पहुंचने पर उसे सूचना मिली कि बदख्शा में उपद्रव कर रहा था, अतः उसे तुरंत भारत से लौटना पड़ा। यानी आया तो था पर वापस उपद्रव हो गया था बदख्शा में, तो वह वापस लौट गया था। तृतीय आक्रमण सेकंड हो गया, पेशावर तक आया था। क्लियर? 1519 क्लियर। तीसरा आक्रमण, बाबर ने तृतीय अभियान 1520 ईस्वी में किया। रास्ते में अफगानों को रोंदता हुआ सियालकोट पहुंचा। सियालकोट के निवासियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चात बाबर सैयदपुर पहुंचा, जहां के निवासियों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया, किंतु बाबर को सफलता मिली। इस समय बाबर को सूचना मिली कि कंधार के शाह अरगुन ने काबुल पर अधिकार कर लिया, अतः बाबर को वापस लौटना पड़ा। उसने वापस जाकर 1522 में कांधार की विजय प्राप्त की। वह अपने पुत्र कामरान को वहाँ का सूबेदार बनाया। यानी तीसरा आक्रमण भी उसने किया और वह सियालकोट तक आ गया। 1520, किंतु उसे वापस सूचना मिली कि कांधार पर शाह बेग ने अधिकार कर लिया, तो बाबर वापस गया और उसने वहाँ पर अधिकार किया और अपने पुत्र कामरान को वहाँ का वापस शासक बनाया। बाबर के 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदा, हुमायूं। चतुर्थ आक्रमण, बाबर ने भारत का चौथा अभियान 1524 ईस्वी में किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खां, चौथा आक्रमण पंजाब 1524। क्लियर? दौलत खां ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य मनमुटाव चल रहा था। यानी चौथा आक्रमण किया, उससे पहले स्थिति ये थी कि दौलत खां लोदी जो पंजाब का सूबेदार था और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का शासक था, दोनों के मध्य मनमुटाव की स्थितियां चल रही थी। अतः दौलत खां ने उसके पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजकर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया। वह भारत की ओर अग्रसर हुआ। इब्राहिम लोदी को दौलत खां में बाबर के मध्य वार्तालाप का ज्ञान था अथवा नहीं कहना कठिन है, परंतु निश्चय ही उस बात को लेकर संशय अवश्य था। इसी कारण इब्राहिम ने दौलत खां पर आक्रमण किया। यानी उसे ये पता चला कि दौलत खां बाबर से सहायता मांग रहा है, तो इब्राहिम लोदी ने दौलत खां पर आक्रमण कर दिया। दौलत खां को भागने पर विवश होना पड़ा। उधर बाबर ने भारत की और आते हुए लाहौर दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। तब दौलत खां ने बाबर से लाहौर की गद्दी पुनः उसे देने का निवेदन किया, किंतु बाबर ने जालंधर व सुल्तानपुर देने की पेशकश की। उसने कहा कि आप मुझे लाहौर दीजिए, किंतु बाबर ने जालंधर और सुल्तानपुर की जागीरें दे दी, जिससे दौलत खां को निराशा हुई। बाबर ने इन लोदी के चाचा आलम खां को नियुक्त किया। लोदियों के चाचा आलम खां को नियुक्त किया। बाबर के वापस लौट जाने पर दौलत खां व उसके अन्य पुत्र गाजी खां ने सुल्तानपुर व दीपालपुर पर अधिकार कर लिया और बाबर की लोहार में छोड़ी गई सेना ने दौलत खां को परास्त कर दिया। तत्पश्चात आलम खां ने काबुल जाकर बाबर से दिल्ली आक्रमण करने का निवेदन किया। तत्पश्चात आलम खां भारत लौटा, जहां दौलत खां ने उससे मित्रता कर ली।
वे दोनों संयुक्त रूप से दोनों ने दिल्ली पर आक्रमण किया, किंतु इब्राहिम लोदी ने उसे परास्त कर दिया। यानी दौलत खां, आलम खां दोनों थे, दोनों ने मिलकर आक्रमण किया इब्राहिम लोदी पर इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को परास्त कर दिया। उधर आलम खां लोदी ने बाबर को इन्वाइट किया कि आप चलकर भारत पर आक्रमण कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। क्लियर। आने के बाद दौलत खां और आलम खां के मध्य मित्रता हो गई और उन्होंने आक्रमण किया था, किंतु इब्राहिम लोदी ने इन दोनों को परास्त कर दिया। पांचवा आक्रमण 1525। बाबर ने भारत पर पांचवी बार आक्रमण नवंबर 1525 में किया। दौलत खां को विद्रोह करने के कारण उसे दंडित करना चाहता था और यह आवश्यक था। यानी पांचवा आक्रमण 1525 दौलत खां को दंडित करना चाहता है। दौलत खां उस समय मिलवट के किले में था, जिसे बाबर ने घेर लिया। दौलत खां का पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोदी की शरण में चला गया। उसका दूसरा पुत्र दिलावर खां भी बाबर के साथ था। अतः दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। यानी एक बेटा तो इब्राहिम के पास चला गया, किंतु दूसरा बाबर के पास था। अतः दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस समय बाबर को अनेक अफगान अमीरों ने, जो सुल्तान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट थे, अपनी अपनी शुभकामनाएं भेजी। बाबर को आने पर उसको शुभकामनाएं भेजी। प्रोत्साहित होकर बाबर दिल्ली पर आक्रमण के लिए प्रयत्नशील हो गए। यानी अब उसका अगला जो टारगेट था वह भारत की राजधानी उस समय थी दिल्ली, तो वहाँ पर उसने आक्रमण किया। ये हो गए बाबर के भारत में प्रमुख 5 आक्रमण जो बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले किए थे। नेक्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध, यानी बाबर का जो अगला युद्ध है वो पानीपत का युद्ध है। क्लियर। बाबर और इब्राहिम लोदी के में क्लियर। पानीपत का प्रथम पानीपत युद्ध क्लियर। पहला पानीपत का युद्ध जो लड़ा गया था 1520 में था, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। कितनी बार बच्चे क्या है पानीपत के युद्ध में बड़े कंफ्यूज होते हैं। टोटल भारतीय राजनीति या भारतीय इतिहास में पानीपत के 3 बैटल बताए गए हैं, 3 युद्ध बताए गए हैं। जिसमें पहला पानीपत का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा तीसरा ये देख लेते हैं सेकंड युद्ध, सेकंड पानीपत युद्ध 1526 1556। दूसरा युद्ध कब था? 1556 अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। हेमू दिल्ली का शासक था और इनके मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1556 में। ध्यान रखना बच्चों। तीसरा पानीपत युद्ध 1761। तीसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1761 में। किनकी के मध्य? अहमद शाह अब्दाली और वह मराठों के बीच। और मराठा सेना का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। क्लियर। 3 पानीपत के बैटल हुए थे। पहला पानीपत का युद्ध 1526 जो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, जिसे हम अभी पढ़ेंगे। दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध 1556 जो अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच। इन तीनों युद्धों में ये प्रथम जो लिखे हुए हैं ये विजेता थे। यानी पहले युद्ध में बाबर जीता, दूसरे युद्ध में अकबर जीता, तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीता। यानी जो विजेता है उनके मैंने नाम पहले लिखे हैं और जो पराजित थे उनके नाम हमने बाद में लिखे हैं, जिससे आप लोगों को जानने में आसानी रहेगी कि पहले को विजेता कौन थे। तो विजेताओं के नाम मैंने पहले लिखे हैं और वह लगा के उनके आगे जो नाम लिखा है वो पानीपत के युद्ध में पराजित हुए थे। क्लियर।
अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसी श्रृंखला में मैंने आपको ये बता दिया, पानीपत के टोटल 3 बैटल हुए थे, तीनों इस प्रकार थे। और इसमें से भी पहला दौर जो पानीपत का युद्ध था 1526 में लड़ा गया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बदले लड़ा गया था, जो आपके सामने हम आप आगे पढ़ रहे हैं। पानीपत अपने प्रारंभिक अभियानों के द्वारा पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात बाबर दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। यानी बाबर पंजाब को दौलत खान लोदी को परास्त कर दिया था, उसको हटा दिया था। उसके बाद वह दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, जहां उस समय लोदी वंशज इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम एक विशाल सेना का स्वामी था। इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, उसका स्वामी था इब्राहिम लोदी, और दिल्ली का अफगान शासक था। जबकि बाबर के अधीन मात्र 12,000 सैनिक थे। यानी बाबर के पास, एक के पास तो विशाल सेना, एक के पास सिर्फ मात्र 12,000 सैनिक बाबर के पास। किंतु उनके भारतीय सरदारों द्वारा बाबर के प्रति सहानुभूति रखने के कारण बाबर दिल्ली पर आक्रमण करने का साहस कर सके। यानी जो उसके हिंदू थे, उसके जो अफगान सहयोगी थे, उनके बल पर वह भारत पर अधिकार करने की बात सोच रहा था, यानी दिल्ली को विजिट करने की बात सोच रहा था। क्लियर? बाबर के साथ उसका पुत्र हुमायूं भी था। बाबर ने सरहिंद व अम्बाला होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब इस बात की सूचना इब्राहिम को मिली तो उसने भी एक शक्तिशाली सेना के साथ बाबर का सामना करने के लिए दिल्ली से कूच किया। अब इधर से इब्राहिम लोदी चल पड़ा और उधर से बाबर आ रहा था। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने खड़ी हो गई। बाबर व लोदी की सेनाओं के विषय में इतिहासकारों के मतभेद हैं। क्लियर? एक और बात बता देता हूँ बच्चों, पानीपत है ना, हरियाणा में है। क्लियर? हरियाणा के भी करनाल जिले में लगभग माना जाता है। क्लियर? ये भी अक्सर पूछा गया है। दोनों सेनाओं के विषय में इतिहासकारों के मतभेद हैं। अबुल फजल व फरिश्ता ने बाबर की सेना में 12,000 सैनिक बताए तथा विलियम रशब्रुक ने बाबर की सेना में 8,000 सैनिक बताए। वहीं इब्राहिम लोदी की सेना की संख्या इन्होंने 1 लाख बताई। क्लियर? समस्त मतों का अध्ययन करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बाबर की सेना 15,000 थी, वहीं इब्राहिम की सेना 50,000 थी। यानी बाबर की सेना एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है 15,000 थी और इसकी 50,000। यानी बाबर की सेना से 3 गुनी सेना अधिक, 3 गुनी से भी अधिक सेना इब्राहिम लोदी के पास थी। बाबर व इब्राहिम की सेना लगभग 1 सप्ताह तक आमने सामने ही रही, किंतु दोनों में से किसी ने आक्रमण का साहस नहीं किया। 19 अप्रैल 1526 को बाबर ने रात में लोदी की सेना पर आक्रमण कर दिया, किंतु यह आक्रमण विफल रहा। यानी पहला आक्रमण बाबर की सेना ने किया, किंतु यह आक्रमण सफल नहीं रहा, विफल हो गया। तत्पश्चात 21 अप्रैल को निर्णायक रूप से युद्ध हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की सेना ने आगे बढ़कर बाबर की सेना पर आक्रमण किया। यानी 21 जून को इब्राहिम लोदी की सेना ने आगे बढ़कर बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया, जो निर्णायक लड़ाई थी 21 जून। क्लियर? बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना अत्यंत कुशलतापूर्वक की थी। वह तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया। बाबर की सेना ने 3 तरफ से लोदी की सेना को घेर लिया और तो तोपखाने व 2 ओर से तीरों से इब्राहिम की सेना पर आक्रमण किया। यानी एक ओर से तोपखाना और 2 ओर से तीरों का प्रयोग बाबर ने किया। 3 तरफ से उसकी सेना को घेर लिया। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ तुलगुमा के बारे में। ये सेना ऐसी थी, इसको 4 भागों में बांट दिया। ये सेना रिजर्व, इधर वाम भाग, दक्षिण भाग और ये फ्रंट। तुलगुमा की नीति अपनाई गई थी, इधर से भी घेर लिया, इधर से भी घेर लिया। क्लियर? घेर लिया। तोपखाने में 2 ओर से तीरों
से इब्राहिम की सेना पर आक्रमण किया। इस व्यूह रचना के समक्ष इब्राहिम लोदी की सेना ने टिक सकी, परास्त हो गए, यानी पानीपत के युद्ध में वह परास्त हो गए। इब्राहिम लोदी अपने 1000 साथियों के साथ इस युद्ध में मारा गया, यानी इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा गया हजारों साथियों के साथ। इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के पश्चात बाबर ने हुमायूं व ख्वाजा को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा, यानी बाबर दिल्ली में रुका और अपने पुत्र और ख्वाजा को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजा। एक अन्य दल को उसने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजा। इस प्रकार दिल्ली व आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़वाया गया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। 27 अप्रैल 1526 को खुतबा पढ़वाया। 27 अप्रैल 1526 खुतबा, जो जुम्मे की नमाज होती है, उसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद जो उनके अनुयायी हैं या उनके मानने वाले हैं, उनके बाद राजाओं के जो तात्कालिक राजा होता है उसका नाम लिया जाता है, उसे खुतबा कहते हैं। जब पहले अजान होती है, क्लियर, जो राजा जो बादशाह होता है उसका नाम उसमें लिया जाता है। तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना कर दी। क्लियर। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध के परिणाम। अब इनके परिणाम क्या निकले? पानीपत के परिणाम के युद्ध के परिणाम बड़े व्यापक निकले। 1526 ईस्वी में पानीपत का निर्णायक युद्ध था। इससे भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आविर्भाव हुआ। B.N. मजूमदार ने इस युद्ध के विषय में लिखा है, पानीपत की लड़ाई लोदी वंश के लिए केनी के युद्ध के समान थी। इस युद्ध ने लोदी वंश का साम्राज्य व प्रभुत्व समाप्त कर दिया। इससे एक नए युग का सूत्रपात